वेलकम बैक। 10 घंटे काम, कितने काम बात कर रहे हैं कर्नाटक सरकार के उस नए प्रस्ताव पर जो कि आंध्र प्रदेश सरकार के उस 10 घंटे काम वाली बात के बाद आया है, जहां पर तो उन्होंने बिल ही पास किया और यहां पर अभी प्रस्ताव के तौर पर है। थोड़ा विरोध भी हो रहा है, कुछ और राज्यों से भी है ये बातें, जहां पर ये प्रस्ताव ऑलरेडी पास हो चुके हैं या थोड़ा कानून के रूप में आ रहे हैं, और ये सब हमारे जो नए लेबर कोड्स हैं उसके तहत हो रहा है। अब थोड़ा चर्चा का विषय यहां पर यह था कि ये काम के घंटे बढ़ाना हमारी प्रोडक्टिविटी को कितना बढ़ाएगा, ये किसके फायदे का होगा, जो काम करने वाले हैं उसमें कितना फायदा होगा, वर्क लाइफ बैलेंस का क्या होगा, और इस अप्रोच के साथ हम कहाँ पहुंचेंगे। तो हमारे दोनों मेहमान शांतनु और अमित साहब हमारे साथ बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक सवाल और मन में आता है अमित जी, मैं उसके साथ आपके पास आता हूँ कि देखिए, आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करनी है तो फिर आपको ये चीज़ सरकारी जो दफ्तर हैं, जो सरकारी वर्क प्लेसेस हैं, उन पे भी लागू करनी चाहिए। फाइलें तो वहीं अटकती हैं ईज ऑफ डूइंग में, तो वहीं एक फैक्ट्री लगानी हो, सिस्टम लगाने हो तो वहीं घुसता रहता है, तो वहाँ 8 घंटे काम करके, और जिसमें भी हमें पता है कि सरकारी दफ्तरों में कैसा काम होता है। सो विपिन जी, आप सही बोल रहे हैं। ये जो प्रपोज चेंज है ये गवर्नमेंट या पीएसयूज को एप्लीकेबल नहीं है। वो आते हैं कर्नाटक सिविल सर्विसेज रूल्स के अंडर, तो उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो उस संदर्भ से ये एक अनइक्वल चीज है। और बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट हैं बट प्राइवेटली रन है, मतलब देयर आर सर्टेन कंपनीज जो गवर्नमेंट ने प्राइवेटली रन की हुई हैं फॉर अ फास्टर दिस थिंग, उस पे ये एप्लीकेबल होगा। पीएसयूज में जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज होगा उन पे एप्लीकेबल होगा, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे अभी ये अमेंडमेंट या ये ड्राफ्ट अमेंडमेंट जो है साइलेंट है, तो ये उनकी एप्लीकेबिलिटी पे नहीं आता। और कर्नाटक ही नहीं, कोई भी स्टेट में जहां जहां पे भी लेबर कोड इम्प्लीमेंट हुआ है वहां पे हर जगह पीएसयू या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे ये एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है इसकी। ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है। कुछ स्टेट्स ने ऐसे स्टेप्स निकाले हैं, जैसे वो अब केपीआईज देने लग रहे हैं, परफॉर्मेंस इम्प्रूव जो डिस्कशंस होते हैं वो होते हैं। और कुछ सालों पहले हमने सुना था कि इवन जो गवर्नमेंट दिल्ली ऑफिसेज हैं उन्होंने बायोमेट्रिक डाला था इन टाइम आउट टाइम ट्रैक करने के लिए। अब उसका कितना वो लागू हुआ है, कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, वो तो नहीं बता सकते, बट कुछ स्टेप्स उसको भी लेने पड़ेंगे बिकॉज ये कलेक्टिव, हाँ, क्योंकि ये हैंड इन हैंड है, ये कलेक्टिव है। राइट। आप अगर चाह रहे हैं कि आपका जो देश का सर्विस इंडस्ट्री है या प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, अगर वो आगे बढ़े तो आपको हैंड इन हैंड उसको वो सरकारी सपोर्ट भी चाहिए होगा जो सरकारी दफ्तरों से मिलेगा। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप दोनों की राय चाहूंगा। शांतनु, पहले आपके पास आ रहा हूं। देखिए, इंडिया को आप किस तरह का एक इकोनॉमी बनाना चाहते हैं? क्या आप वियतनाम और ये जो अभी हमें जिनसे हम compete कर रहे हैं, तो 2-3 एग्जाम्पल हैं ऑलरेडी पहले हमारे पास। मलेशिया फॉर दैट एग्जाम्पल लगभग इसी मॉडल पे आगे बढ़ा, जहां लेबर इंसेंटिव, सस्ता लेबर और आपने बनाया, लेकिन अब आप उसकी स्थिति देखिए एक स्टैग्नेशन पे है। दूसरी तरफ कोरिया जैसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे आपने इनोवेशन को बढ़ावा दिया, आपने दूसरी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दी, और देखिए वहां से किस किस तरह के पायनियरिंग चीजें हो रही हैं। अब इस अप्रोच के साथ हम किस तरफ बढ़ेंगे? क्योंकि आज आप सस्ते हैं, कल को कोई और आपसे सस्ता आएगा तो चीजें वहां चली जाएंगी, तब आप क्या करेंगे? एक थोड़ा गहरा सवाल है, लेकिन आप दोनों से राय चाहूंगा। पहले शांतनु आप। विपिन जी, एक्चुअली देखा जाए तो कि इंडिया की जो पॉलिसी है चाइना के मैन्युफैक्चरिंग रिफ्यूजीज को अट्रैक्ट करने के लिए, आई थिंक एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, सिर्फ सस्ता लेबर नहीं है। यहाँ कई जगह में काम हो रहा है, चाहे वो रेगुलेटरी ईज की बात करें, वहाँ काफ़ी काम कर रही है गवर्नमेंट। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, वहाँ भी काफ़ी काम हो रहा है। अगर हम स्किल डेवलपमेंट और उसकी ग्लोबल बेंचमार्किंग की बात करें, उधर भी काम हो रहा है। अब ये जो स्टेप है ये एक आउटलुक देता है कि हमारे जो लेबर हैं वो स्किल्ड भी हैं और उनकी एटीट्यूड भी ऐसी है कि जो कि इन्वेस्टर फ्रेंडली है। आई थिंक ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी तरह तरह से बनती जा रही है, और इसको दूसरे किसी कंट्री से कंपेयर करना शायद इस समय सही नहीं होगा। मेरे ख्याल से हम उस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं जिस तरफ से कुछ और कंपनी, कुछ और कंट्रीज जो कि शायद, चाहे आप वियतनाम की बात करें, मलेशिया की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, जिधर लोग काम कर रहे हैं। इंडिया की पॉलिसी काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, ऑल राउंडेड है जी। इस पर अमित जी आप क्या टिक? विपिन जी, इंडिया के
तीन ब्रॉड एरियाज हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। अगर आप देखें तो लास्ट 15 साल में, मतलब 15 साल पहले जब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनते थे और इंडिया में जो ग्लोबल फर्म्स आती थी, वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट आर्बिट्राज के लिए आती थी कि आपको सस्ता लेबर मिलेगा। बट लास्ट 2 दशक में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है इस चीज में। अब इंडिया को सिर्फ लेबर आर्बिट्राज के रीजन से ही नहीं आते, एक टैलेंट पूल के रीजन से आते हैं। जो टेक्नोलॉजी के अंदर इजाफा हुआ है और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, और जो पूल इंडिया में अवेलेबल है, आई थिंक वो कोई मतलब मैच नहीं है उसका। ऑफ कोर्स कुछ और कंट्रीज भी हैं जो अच्छा कर रही हैं, बट इंडिया को सिर्फ कॉस्ट आर्बिट्राज के नजरिए से नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज के जो लीडरशिप टीम है वो इंडियंस हैं, मतलब यहाँ से गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सालों से उधर रह रहे हैं, यहाँ से गए हैं और ग्लोबल रोल्स इंडिया से वो कर रहे हैं। मतलब आप बड़ी बड़ी कंपनीज जो देखिए ग्लोबल रोल्स हो रहे हैं, तो वो सिर्फ हमको एज अ लेबर नहीं देख रहे हैं, वो हमको ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। हमको अपने आप को वो कॉन्फिडेंस देना है कि हम ये कर सकते हैं और हम ग्लोबल बेंचमार्क में बहुत ही क्वालिफाइड लोग हैं। हाँ, पर ये जो मासेस हैं उनको हम किस तरह से ट्रांजिशन करें, उनका अपलिफ्टमेंट कैसे हो, बिकॉज कंट्री का अपलिफ्टमेंट तभी होगा जब मासेस का अपलिफ्टमेंट होगा और स्किल के बेस पे उस क्षेत्र में उनको कैसे। क्योंकि समय मेरा समाप्त हो गया यहाँ पर अभिन जी, इसलिए माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूँ। देखिए बहुत बैलेंस्ड आप लोगों ने एक अप्रोच और एक व्यू दिखाया है। पॉलिसी चेंजेस हैं, वो सिर्फ शायद इतना मुखड़ा नहीं है कि काम के घंटे 1 घंटे बढ़ गए, उसके पीछे और बहुत सारी अंडरलाइन चीज़ें हैं जो बातचीत में यहाँ समझ में आती है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें रहेंगी कि उसके अगेंस्ट में आपको प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिल रहा है। ये अभी वॉलंटरी है, लेकिन इसको कैसे लागू करेंगे, मतलब जो करना चाहे वो करे, जो ना करना चाहे वो ना करे। बात बहुत अच्छी, लेकिन क्या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी वर्क प्लेस दे पाएगी? आपको सही मायने में उसके कंपनसेशन मिलेंगे? और इसमें ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी किस तरीके से बढ़ेगी? तो एक फाइन लाइन है, इसे ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं, शायद काम भी करे, और साथ में क्या सरकारी मशीनरी भी इसी रफ्तार से दौड़ेगी, वो भी एक पॉइंट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु और अमित, आप दोनों का एक बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन रहा। आई होप कि हमारे दर्शकों को भी पसंद आया होगा। लेकिन फिलहाल के लिए सबका धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।